ओके। और कुछ लाइक एडवांस वर्जन के अलावा? ठीक है, नो इशू, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉकर से कि बेसिकली डॉकर होता क्या है। अगर मैं आपको पहले के टाइम पे बात करूं तो ये गलत नहीं होगा। पहले के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक बेयर मेटल विच मीन्स हमारे हार्डवेयर का यूज करते थे। उसके ऊपर हम लोग क्या करते थे, कुछ जीबी रैम डाल देते थे, कुछ जीबी हमारी हार्ड डिस्क हो जाती थी और कुछ कोर का सीपीयू डाल देते थे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे, हमारी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट करते थे इस हार्डवेयर के ऊपर, वो एक फिजिकल सर्वर के ऊपर। और तब जाके हम लोग जब डिप्लॉयमेंट करते थे हमारी एप्लीकेशन की, तब जाके हमारे कस्टमर्स उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते थे। यही होता था ना, है ना? ये हमारा फिजिकल सर्वर, ये बैठा है कस्टमर। ठीक है, और ये थी हमारी एप्लीकेशन एबीसी नाम की। मान लो मेरी एप्लीकेशन थी, मैंने क्या बोला, मेरे हार्डवेयर के ऊपर मैंने कुछ जीबी रैम डाल दी, कुछ हार्ड डिस्क डाल दी, कुछ कोड सीपीयू डाल दिया। अब ये मेरी एप्लीकेशन मैंने करी इस सर्वर के ऊपर डिप्लॉय, और मैंने कस्टमर को एक्सेस कराने के लिए क्या किया, डीएनएस के ऊपर इसकी एंट्री कर दी, मेरी एप्लीकेशन की लोड बैलेंसर साथ में लगा दिया, और मेरे कस्टमर को मैंने बोल दिया कि आप क्या करो, उसके डीएनएस पे हिट करो। ठीक है, डीएनएस पे हिट करेगा, लोड बैलेंसर को पता चलेगा, लोड बैलेंसर आगे लोड को भेज देगा। ठीक है, जो भी उसके पास डेटा आएगा, जो भी कस्टमर एक्सेस करना चाहेंगे वो इजीली एप्लीकेशन को एक्सेस करने देगा। तो यही प्रोसेस हम लोग डन कर देते पहले के टाइम पे। सिंपल से हमारे एक फिजिकल सर्वर लेते थे और उसके ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देते थे, है ना? अब लेकिन आगे आगे इशू क्या आ रहा था, देखो इसमें इशू बहुत आ रहा था। आगे इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे और कि किस तरीके से इश्यूज आ रहे थे और क्यों इशू आ रहा था। हमारा जो मेन काम था यही जानना कि बेसिकली पहले के टाइम पे हम लोग एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय कर रहे थे। अब वही क्या हुआ, मार्केट में डॉकर नाम की एक टेक्नोलॉजी आई। डॉकर आने के पीछे का मोटिव यही था कि आपकी जो एप्लीकेशन की जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, जस्ट सेकेंड आई थिंक, हेलो सुशांत। सो राइट नाउ अभी हमारा डॉकर का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, डॉकर की हमारा मॉड्यूल अब स्टार्ट होगा। तो उसका जस्ट हल्का फुल्का एक इंट्रोडक्शन हुआ है, जिसमें जस्ट यही डिस्कशन हुआ है कि आपका फिजिकल सर्वर है, आप फिजिकल सर्वर के ऊपर पहले क्या करते थे, कुछ कोर सीपीयू डालते थे, हार्ड डिस्क डालते थे, कुछ जीबी रैम डालते थे, तब जाके अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे और तब जाके कस्टमर उसको एक्सेस करता था। तो यही अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अभी जस्ट हमारा अभी जो डॉकर के बारे में इंट्रोडक्शन है जस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो आई थिंक आपको मैं ऑडिबल होंगी जो भी मैंने अभी तक आपको बोला। ठीक है। सो डॉकर क्या होता है? अब मैं डॉकर की अगर बात करूं तो हम सभी को पता है, अगर हम लोग नॉर्मल देखें या इवन अगर आप आज गूगल पे भी सर्च करोगे तो डॉकर से रिलेटेड जो आपके सामने आंसर आएगा, वो आंसर क्या मिलके आएगा आपके सामने, एक कंटेनराइजेशन कंसेप्ट है या फिर आ जाएगा वर्चुअलाइजेशन कंटेनर कंसेप्ट है। अब इन दोनों के बीच का अगर मैं मेन बात करूं, इन दोनों के बीच का मीनिंग क्या है, तो रियलिटी में जो डॉकर है ना, वो कोई कंटेनराइजेशन कंसेप्ट नहीं है, ना ही कोई वर्चुअलाइजेशन कंटेनर कंसेप्ट है। डॉकर इज द नेम ऑफ अ कंपनी। ठीक है, जो डॉकर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, जिन्होंने अपना एक इंजन लॉन्च किया था जिसको बोला जाता है डॉकर डी इंजन। उस इंजन का काम है कि कंटेनर्स प्रोवाइड कराना, उन कंटेनर्स के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट करो। तो जो जो डॉकर डी इंजन है ना, वो डॉकर डी क्या करता है, वो डॉकर डी इंजन को कहते हैं हम लोग कंटेनराइजेशन कंसेप्ट या फिर वर्चुअलाइजेशन कंटेनर कंसेप्ट। डॉकर को नहीं कहते हम लोग, डॉकर कम्युनिटी है, उन्होंने एक इंजन लॉन्च किया जिसका नाम था डॉकर डी। अब उसको जो बोला जाता है वर्चुअलाइजेशन कंटेनर कंसेप्ट। अगर मैं इस चीज को आपको डिफाइन करूं, देखो वर्चुअलाइजेशन हम किसको कहते हैं, वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, आपने एक फिजिकल सर्वर लिया, उसको एक वीएम के फॉर्म में, एक वर्चुअल रिसोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यही होता है ना? अगर मैं बात करूं अभी, मैं बोलती हूँ हम सबको जो क्लास अटेंड करनी है वो वर्चुअल मीट के थ्रू करनी है। तो वर्चुअल मीट आप कोई वर्चुअल रिसोर्स का यूज करोगे, वर्चुअल रिसोर्स जैसे कि अभी हम लोग यूज किसका कर रहे हैं, गूगल मीट का। तो ये क्या एक वर्चुअल रिसोर्स है, ऑनलाइन के फॉर्मेट में कर रहे हैं। हमें फिजिकली यहाँ पे ऑफिस में आकर पढ़ना नहीं पड़ रहा, हमारा फिजिकली हमें पैरों से चल के नहीं आना पड़ रहा। हमने क्या किया, हमारा लैपटॉप ऑन किया या कोई भी ऐसा रिसोर्स ऑन किया जिसके ऊपर हमने वर्चुअली
जो भी करना था, लाइक हमें क्लासेस अटेंड करनी थी, तो हमने क्लासेस को वर्चुअली अटेंड कर लिया। तो ये क्या किया हमने, एक फिजिकली काम को डन करने की बजाय वर्चुअली उस काम को डन किया, है ना? क्लियर है ना? एक तो सब मुझे अपने रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, ताकि मुझे पता चलता रहे आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन का यूज कैसे किया, हमने फिजिकल सर्वर को एक वीएम के फॉर्मेट में यूज करना शुरू किया, वर्चुअल मशीन के फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला था, आप फिजिकल सर्वर को लेते हो, बेयर मेटल को लेते हो, जिसे पहले बोला जाता था, तो उस हार्डवेयर के ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, हार्ड डिस्क लगा रहे थे, कुछ जीबी रैम प्रोवाइड कर रहे थे, सीपीयू लगा रहे थे। अब हम लोग क्या करते हैं, वही हमारे फिजिकल सर्वर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन लोड कर देते हैं, इसको एज अ वर्चुअल मशीन बना देते हैं। अब वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आपने वर्चुअलाइजेशन इसके ऊपर लोड किया, विच मीन्स कोई ऐसा रिसोर्स, कोई ऐसी एप्लीकेशन आपने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दी, जो कि वर्चुअलाइजेशन आपको कुछ वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। लाइक अगर मैं बात करूं VMware वर्क स्टेशन, ठीक है, एक ये क्या करता है, VMware वर्क स्टेशन आपका एक ऐसा हाइपरवाइजर है जो आपको क्या कहता है कि मैं आपको वर्चुअल मशीन्स दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे प्लेटफॉर्म को लेना है, इंस्टॉल करना है अपने सर्वर के ऊपर, अपने सिस्टम पर, और उसको यूज करोगे तो आपको वर्चुअल मशीन्स मिलेगी बनी हुई। तो आपको वहां पे जाके अलग से सर्वर खरीदने की नीड नहीं है, आप अपनी वर्चुअल मशीन बनाओ, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डालो और अपने काम को स्टार्ट करो। आपको उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्वर लेने की नीड नहीं है, और उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की नीड नहीं है। आप मेरी वर्चुअल मशीन का वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट का यूज करो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हमने क्या किया, हमारा फिजिकल सर्वर लिया, उस फिजिकल सर्वर के ऊपर हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन रिसोर्स यूज कर लिया। लाइक अगर मैं बात करूं, अभी आप जैसे हम लोग आ रहे फिजिकल सर्वर पर, हम लोगों ने गूगल मीट लिया, गूगल मीट के ऊपर हम लोग वर्चुअली मीट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आप फिजिकल सर्वर के ऊपर वर्चुअलाइजेशन लोड करते हो, कोई हाइपरवाइजर डालते हो और उसके ऊपर छोटी छोटी वीएम्स काटते हो, ठीक है, या डिवाइड कर लेते हो छोटी छोटी वीएम्स में, अपने पूरे के पूरे सर्वर को आपने छोटी छोटी वीएम्स में डाल दिया। ठीक है, अब उन छोटी छोटी वीएम्स के ऊपर आप क्या करो, अपनी एप्लीकेशन लोड कर दो, और एप्लीकेशन लोड करके आप कस्टमर से बोलो अब तुम एक्सेस करो। ठीक है, तो क्या हुआ था, हम लोग यही करते हैं, डॉकर के टाइम पे भी हम लोग वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं। अब वर्चुअलाइजेशन का जो यूज करते ही है, उसके साथ साथ डॉकर कहते हैं वर्चुअलाइजेशन के साथ साथ मैं कंटेनर की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। कंटेनर की फैसिलिटी विच मीन्स, जहां पे हम लोगों ने वीएम बनाई ना, उसी के अंदर आप क्या करो, छोटे छोटे कंटेनर्स और बना दो। ठीक है, कंटेनर्स बना दो इनके अंदर, अब जाके अपनी एप्लीकेशन इनके अंदर लोड करो। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे हम लोग बेसिकली वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ कंटेनर लगा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि जो डॉकर है, एज अ वर्चुअलाइजेशन कंटेनर कंसेप्ट बोला जाता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो उसके पीछे का कुछ नहीं है, एक आपने फिजिकल सर्वर को एज अ वीएम एक वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट किया, और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन को एक कंटेनर के फॉर्मेट के अंदर डाल के डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, इसी वजह से डॉकर को बोला जाता है वर्चुअलाइजेशन कंटेनर कंसेप्ट, और कहा जाता है कंटेनराइजेशन कंसेप्ट। मतलब कि कंटेनर क्या होता है, अगर मैं बात करूं, कंटेनर अगर हम लोग इन जनरल भी बात करें, कंटेनर होता है इस जस्ट आपका, अगर हम लोग पहले की बात करें, कंटेनर क्या होता है, कंटेनर आपका एक बॉक्स है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपने किसी भी सामान को स्टोर करके रखते हो। यही करते हैं ना हम लोग, अगर हम लोग बात करें, घर में भी हमारे कंटेनर पड़े होते हैं, उन कंटेनर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ सामान स्टोर करके रखते हैं, यही करते हैं ना। तो आप स्टोर करके रखते हो, उसी तरीके से आप क्या करते हो, डॉकर के अंदर कंटेनर्स बनाते हो, उन कंटेनर्स के अंदर अपनी एप्लीकेशन को स्टोर करके रखते हो, कि भाई कस्टमर आएगा, उसको अगर इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, तो वो कंटेनर के ऊपर सेव होके रखिए, तो वहां से एक्सेस कर ले। ठीक है, तो डॉकर को इसीलिए कहा जाता है कंटेनराइजेशन कंसेप्ट और वर्चुअलाइजेशन कंटेनर कंसेप्ट। अब अगर मैं बात करूं कि हम लोग कंटेनर के अंदर, हम लोग डॉकर के अंदर कंटेनर्स बनाते हैं, कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की, कि भाई एक एप्लीकेशन को बनने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मैं बात करूं एक एप्लीकेशन को बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो एक एप्लीकेशन को बनने के लिए ना कुछ ही कपल ऑफ थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन कपल ऑफ थिंग्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि
आपको पता होगा एक एप्लीकेशन को चाहिए होती है लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज चाहिए होती है, बाइनरीज चाहिए होती है, डिपेंडेंसीज चाहिए होती है, और क्या चाहिए होता है, एक एनवायरनमेंट। ठीक है, एक सिस्टम एनवायरनमेंट पूरा का पूरा, बाकी उसे और कुछ चीजों की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लाइब्रेरीज बाइनरीज की, तो उससे मेरा मीनिंग क्या है? देखो, लाइब्रेरीज और बाइनरीज का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरीज क्या होती है? लाइब्रेरीज वो होती है जहां पे आपके जो सोर्स कोड पड़े होते हैं ना, वो पड़े हुए होते हैं, सेव होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, अब उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मुझे भी पता है मैं प्रोग्रामिंग करूंगी, और प्रोग्रामिंग करूंगी तो विच मीन्स उससे रिलेटेड सोर्स कोड मैं लिखूंगी। तो उन सोर्स कोड को, ठीक है, और या उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उससे रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, मैंने मान लो लाइब्रेरीज के अंदर जाके सेव कर दी। ठीक है, जैसे कि अगर आपको पता हो आप कोई जावा रिलेटेड एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, जावा रिटर्न उसका सोर्स कोड लिखोगे, उस सोर्स कोड को आपने लाइब्रेरीज में जाके सेव कर दिया, उसकी जार फाइल्स को मान लो। उसी तरीके से बाइनरीज होता है। अब बाइनरीज भी क्या करता है, आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसीज हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ पैकेजेस होते हैं, उन सबको अपने पास रखता है। तो लाइब्रेरीज बाइनरीज का काम कुछ खास नहीं होता, जस्ट आपके सोर्स कोड हो गए, आपकी प्रोग्रामिंग्स हो गई, आपकी कुछ पर्टिकुलर फाइल्स हो गई, कुछ स्क्रिप्ट हो गई आपकी, उन सबको सेव करने का काम करता है। वहीं अगर मैं डिपेंडेंसीज की बात करूं, डिपेंडेंसीज क्या होती है? डिपेंडेंसीज देखो, नाम ही जैसे सजेस्ट करके हमें बता रहा है, डिपेंड का मतलब होता है जब आप किसी के ऊपर डिपेंड होते हो, कोई चीज किसी और चीज के ऊपर डिपेंड है। मतलब कि अगर मैं बात करूं, मान लो अगर मैं बात करूं, मेरे पास कार है, ठीक है, कार के अंदर इंजन नहीं है, तो क्या कार चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। जो कार है वो इंजन के ऊपर डिपेंड है, अगर इंजन है तभी कार चलेगी। तो इसी तरीके से क्या होता है, मान लो मैं अगर बात करूं, मेरे पास एक, मैंने क्या किया, पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करना था, तो मैंने बोला पाइथन का पैकेज, सिंपल सी कमांड डाली पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करने की। ठीक है, अब पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करने से पहले मेरे सामने एक एरर आ गया। एरर में क्या कह रहा है कि पाइथन को इंस्टॉल करने से पहले आप उसकी डिपेंडेंसी जो है उसको इंस्टॉल करो, विच मीन्स पाइथन जिसके ऊपर डिपेंड है, पाइथन जिस पैकेज के ऊपर डिपेंड है ना, उस पैकेज को पहले इंस्टॉल करो, तब जाके आप पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करो। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इंस्टॉलेशन करोगे ना पाइथन की, तो वो आपको एरर शो कर देगा, वो कह देगा आपके पास डिपेंडेंसी नहीं है। तो वही चीज है, डिपेंडेंसीज का मतलब होता है अगर आप कोई एप्लीकेशन को, कोई क्रिएट कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन को कंटेनर के अंदर भेज रहे हो, तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो डिपेंडेंसीज चाहिए, वो डिपेंडेंसीज आपके पास होनी चाहिए। विच मीन्स उस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी पैकेजेस है ना, उन पैकेजेस अगर वो किसी और पैकेजेस के ऊपर डिपेंड है ना, तो वो दोनों के दोनों पैकेजेस आपके पास सेव होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। तो वही डिपेंडेंसीज होती है। जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें फैमिली में, बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक फैमिली ट्री होता है ना जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसी तरीके से पैकेजेस भी किसी ना किसी पैकेज के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो वही सारे डिपेंडेंट पैकेजेस आपके डिपेंडेंसीज के अंडर आ जाते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक सबको? सबको क्लियर है ना? एक ही जने की आवाज आई है मेरे पास। ओके, देखो सब रिस्पॉन्स प्रोवाइड करो, इन केस अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उसी टाइम मुझसे डाउट भी करो। ठीक है, लैब हम लोग इसकी कर लेंगे, AWS के ऊपर कर लेंगे। तो यही तो काम है, कमांड ही तो चलानी है इसमें, और क्या करना है हमें? डॉकर में तो कमांड ही चलानी है हमें। देखो, अगर आप VMware वर्कस्टेशन पे कह रहे हो, तो उसमें हमें ना इशू आ जाता है, क्योंकि उसमें हमें प्राइवेट आईपी पता चल जाएगी, फिर पब्लिक आईपी के लिए आपको अलग से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इन केस आपका नहीं चला, अपाचे सर्वर उसमें नहीं चला, तो फिर वही बहुत सारी दिक्कत है, उसके अंदर पूरी इंस्टॉलेशन करो डॉकर की। अब डॉकर की इंस्टॉलेशन जब आप सेंटोस के ऊपर करते हो ना, तो बहुत दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? वो बोलता है उससे रिलेटेड अगर पोडमैन के पैकेजेस आ गए, पहले उनको रिमूव करो। पोडमैन के पैकेजेस रिमूव हो गए, देन आप पूरा का पूरा यम क्लियर करो, क्लियर करने के बाद उसको एक बार अपग्रेड करो, अपग्रेड हो गया तब जाके उसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करो, तब जाके आपका डॉकर का
पैकेज इंस्टॉल होकर आपके पास आएगा। AWS में सिंपल है, डॉकर इंस्टॉल करने की कमांड यम इंस्टॉल डॉकर, आपका डॉकर इंस्टॉल हो गया 2 मिनट में, 2 मिनट क्या, कुछ सेकंड्स में, सॉरी। पोडमैन पैकेजेस देखो क्या होता है, जब आप डॉकर इंस्टॉलेशन करते हो तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पैकेजेस आपके डॉकर के साथ साथ आ जाते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वो इंस्टॉलेशन करते टाइम हमें एरर देते हैं, विच मीन्स दिक्कत देते हैं इंस्टॉल होने में डॉकर को। तो उन पैकेजेस को हम लोग, जो डॉकर से रिलेटेड एक्स्ट्रा पैकेजेस होते हैं, उनको बोलते हैं पोडमैन, और उन पैकेजेस को हम लोग डिलीट कर देते हैं, रिमूव पोडमैन पैकेजेस। तो यही होता है पोडमैन, बाकी और कुछ नहीं होता, आपके एक्स्ट्रा पैकेजेस होते हैं। क्या? हाइपरवाइजर देखो, हाइपरवाइजर आपके रिसोर्सेज हो गए। रिसोर्सेज जैसे कि अगर मैं बात करूं, ओपन स्टैक, VMware वर्कस्टेशन, जिनके ऊपर आप वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो। आप हाइपरवाइजर में अपने AWS, Azure, इन सबको भी ले सकते हो एज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्लियर है ना? तो देखो अब क्या होता है, हमें इन तीन चीजों का तो पता चल गया कि एप्लीकेशन को बनाने के लिए इन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब क्या हुआ? एनवायरनमेंट से मतलब है, एप्लीकेशन जब आप बनाओगे तो आपके पास एक सर्वर तो होना चाहिए, एक सिस्टम तो होना चाहिए जिसके ऊपर आप उसकी सोर्स कोड करोगे, लिखोगे, उसकी प्रोग्रामिंग करोगे। ठीक है, एक उन पूरी एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपके पास पूरा का पूरा एनवायरनमेंट होना चाहिए। सर्वर होना चाहिए जिसके ऊपर सोर्स कोड लिख रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, नेट होना चाहिए अगर आप उसकी डिप्लॉयमेंट कर रहे हो वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट में। ठीक है, पूरा का पूरा वो बोल रहा है कॉन्फ़िगरेशन पूरी की पूरी डन होनी चाहिए। आपकी सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन हो रही है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए अच्छे तरीके से। ये नहीं कि बीच में एरर दे रहा और आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने बैठ गए, अगर वो एप्लीकेशन में बग्स आ गए एंड में, तो इसी वजह से वो बोल रहा है पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो सेटअप होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर ही हमारी एक एप्लीकेशन क्या होती है, रेडी होती है। और यही कुछ मिनिमम चीज़ें होती है हमारी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, बाकी हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन केस अगर आप अपने एप्लीकेशन बना रहे हो और आपको लगता है आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो वो आपकी खुद की सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, आपकी लाइक कंपनी ने बोला कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है VLC 1.1 नाम का, उसके अंदर ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कर देना, तो वो आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर आपको ऐसे ऐसे पैकेजेस चाहिए जो कि आपकी आगे जाके आपके काम आए। सपोज अगर मैं एक गेमिंग एप्लीकेशन बना रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, गेमिंग से रिलेटेड सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन उसमें करूंगी। बट अगर मैं बात करूँ एक सिंपल नॉर्मल एप्लीकेशन की, तो एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए जस्ट इन कपल ऑफ थिंग्स की नीड है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा की नीड नहीं है। हाँ, आगे अगर आप कुछ एक पर्टिकुलर थिंग के ऊपर, एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वो आप उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो एक एप्लीकेशन बन गई, अब उस एप्लीकेशन को कहा जाता है कि आप कहाँ डिप्लॉय कर दो, कंटेनर के ऊपर। अगर आप डॉकर का पैकेज यूज करो तो कंटेनर का यूज करो। अब कंटेनर कैसे बनते हैं, देखो कंटेनर बनाने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना होता। आप क्या करते हो, कंटेनर के अंदर एक लाइट वेट इमेज डालते हो। क्या डालते हो, लाइट वेट इमेज। किसकी इमेज, ऑपरेटिंग सिस्टम की। विच मीन्स जहां पे आप पहले एक फिजिकल सर्वर लेते थे, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, आपने रैम दी, हार्ड डिस्क दी, CPU दे दिया, तब जाके अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय की। कंटेनर में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको यहाँ कोई रैम देने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई CPU देने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई डिस्क देने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है। वो कहता है जितना डेटा मेरे पास आएगा ना, मैं उतना ही यूज करूंगा आपका रिसोर्स, उससे ज्यादा मैं यूज नहीं करूंगा। अगर 100 MB का डेटा आ रहा है तो 100 MB का ही आपका जो रिसोर्स है वो यूज करूंगा, उससे 1 MB एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। तो कंटेनर में ये बेनिफिट है, आपको कोई डिस्क प्रोवाइड करने की नीड नहीं है, कोई रैम देने की नीड नहीं है, कोई कोर CPU प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। प्लस उसके साथ साथ वो कहता है जहां पे आप फिजिकल सर्वर लगाते थे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे उसके अंदर, यहाँ आप ऐसा मत करो, यहाँ पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मत लोड करो। यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप फिजिकल सर्वर की जगह क्या करो, मशीन बनाओ। मशीन कैसे, मशीन कैसे, देखो आपने क्या किया, आपने अपनी हार्डवेयर को लिया, उसके ऊपर एक हाइपरवाइजर डाला, विच मीन्स VMware वर्कस्टेशन या फिर AWS का क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज किया। उस AWS के क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने क्या बोला, इंस्टेंसेस लॉन्च कर दिए। अब सभी को पता होगा आई थिंक इंस्टेंसेस कैसे बनते हैं, है ना? क्लियर है ना ये इंस्टेंसेस वर्ड, आई थिंक सब AWS है ना? तो इंस्टेंसेस आपने बनाए, उस इंस्टेंस के ऊपर लाइक वर्चुअल मशीन ही होती है बेसिकली, आप उसको बोल सकते हो इंस्टेंस को।
उन इंस्टेंसेस के ऊपर आप डॉकर का पैकेज डालो और फिर कंटेनर्स बना दो। उन कंटेनर आपने बना लिए, उस कंटेनर के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दो। मतलब कि अब कंटेनर को मैंने बनाया, कंटेनर के अंदर ना आपको पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देना, आपको क्या देना होता है, लाइट वेट इमेज देनी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। लाइट वेट इमेज से मेरा मतलब है, जैसे कि मान लो मैं चाहती हूँ एक मेरा कंटेनर बन जाए जिसके अंदर ना सेंटोस की इमेज हो, मैंने ये बोल दिया सेंटोस की इमेज इसके अंदर डाल देना। अब क्या होगा, उसके अंदर लिनक्स डला हुआ आपका सेंटोस की इमेज है, आपने एप्लीकेशन डाली और उस वाले कंटेनर में भेज दिया जिसके अंदर सेंटोस की इमेज है। सेंटोस की इमेज में आपने जस्ट ये भेजा, क्यों, क्योंकि मुझे चेक करना था भाई मेरी एप्लीकेशन सेंटोस वाली ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही। इन केस मान लो मैंने उसको किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चेक ही नहीं कराया और मैं ऐसे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी, बाद में कस्टमर्स बोल रहे हैं ये तो हमारे सर्वर पे चल ही नहीं रही। क्यों नहीं चल रही भाई, मेरी एप्लीकेशन जो थी मैंने उसे बनाया उबंटू वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर, उबंटू का वर्जन डिफरेंट था। अब बंदा जो यूज कर रहा है वो कह रहा है वो सेंटोस का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास, ठीक है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके ऊपर जाके वो चेक कर रहा है, उसके ऊपर तो वर्क ही नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो गए ना। हो सकता है एप्लीकेशन नहीं सपोर्ट करे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को नहीं सपोर्ट कर रही, कम्युनिटी विच क्या बोलते हैं, कंप्यूटिंग जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो बहुत रीजन आ जाते हैं, तो इसीलिए कहा गया कि आप कंटेनर की साइड मूव ऑन करो। कंटेनर की साइड मूव ऑन कर रहे हो ना, तो कंटेनर कहता है कि आप पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मत डालो, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो तो आधे से ज्यादा स्पेस आप अपने रिसोर्स का तो ऐसे ही यूटिलाइज कर रहे हो, है ना, विदाउट लाइक उतना यूसेज नहीं है कि पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालने का, तो आप डालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें करना ही क्या, हमें जस्ट एक लाइट वेट इमेज लेनी है, हमें हमारी एप्लीकेशन को जस्ट डिप्लॉय करना है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइट वेट इमेज में ना कुछ कपल ऑफ चीजों की ही एंट्री होती है। जैसे कि आपकी एप्लीकेशन को बनाने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट थी, उसी तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइट वेट इमेज के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें उसके अंदर पड़ी होती है जो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए कैपेबल होती है, बस, और कुछ नहीं पड़ा होता ज़्यादा, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइट वेट इमेज डालते हो और फिर अपनी एप्लीकेशन कर देते हो डिप्लॉय। अब एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, अब कंटेनर देखेगा उसको कितना स्पेस यूटिलाइज करना है। अब कंटेनर को कैसे पता चलेगा भाई उसको कितना स्पेस लेना है, बाहर से मेरी एप्लीकेशन के ऊपर लोड आया 100 MB, उसने देखा अच्छा 100 MB लोड आया है, लोड बैलेंसर ने उसको बता दिया, लोड बैलेंसर ने जब कंटेनर को बताया, कंटेनर ने देखा 100 MB है तो उतना ही स्पेस मैं लूंगा, बाकी का मुझे नहीं चाहिए, रिसोर्स को वापस कर दो। रिसोर्स कौन, आपका फिजिकल सर्वर या आपका वर्चुअल मशीन जहां से आपने स्पेस उठाया था। क्लियर है, सबको क्लियर है ना, किसी को डाउट अभी पूछ लो। तो आगे बढ़े हम लोग। देखो, अब इतना तो ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू सा दे दिया कि कंटेनर कैसे बना, एप्लीकेशन कैसे बनी, और डिप्लॉयमेंट होने के पीछे का मेन रीजन क्या था। अब देखो, अगर मैं बात करूं, आपको इसको और अच्छे से इलैबोरेट करके समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाइए। देखो, अगर मैं बात करूं पहले के टाइम पे क्या होता था, मान लो मैंने ये एप्लीकेशन बनाई, मेरी एप्लीकेशन का नाम था tck.com, लिख दिया मैंने, ठीक है, ये एप्लीकेशन थी मेरी, मैंने कहा इस एप्लीकेशन को मैंने बना लिया, सोर्स कोड सब कुछ रेडी है इसका, जस्ट मुझे इसकी डिप्लॉयमेंट करनी है। अब डिप्लॉयमेंट का टाइम आया तो मैंने बोला इसको मैं डिप्लॉय कर देती हूँ। मैंने मार्केट से सर्वर बाय किए। देखो, सपोज मैंने मार्केट से सर्वर खरीदे, और कितने सर्वर खरीद लिए मैंने मार्केट से, ऑलमोस्ट 5 सर्वर खरीद लिए। अब इन 5 सर्वर को जब मैंने खरीदा तो ऑफकोर्स सी बात है मैंने पैसे देके खरीदा होगा, है ना, इस रिसोर्सेज को बाय करने के लिए मैंने इनको परचेज किया, और परचेज करने के लिए मैंने अपनी कॉस्ट लगाई वहां। अब कॉस्ट तो लगाई, मैंने बोला इन सभी सर्वर में ना डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर दो। अब मान लो मैंने इसके अंदर क्या कह दिया, मैंने कहा सेंटोस डाल दो, विच मीन्स मान लो आपका लिनक्स ले लो, ठीक है, लिनक्स डाल दिया। इसके अंदर मैंने बोला उबंटू डाल दो, इसके अंदर मैंने बोला विंडोज 8 डाल दो, सेम मैंने इसमें बोल दिया विंडोज 9 डाल दो, और इसमें मैंने बोल दिया ऐसी एक मैक का डाल दो। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रही है मेरे सारे के सारे सर्वर।
अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये मेरी जो एप्लीकेशन है ना, इन सर्वर के ऊपर क्या कर दो, डिप्लॉय। देखो ये एप्लीकेशन हो गई इन सर्वर के ऊपर डिप्लॉय, डिप्लॉय हो गई। अब मैंने कस्टमर से बोला डिप्लॉयमेंट डन हो चुकी है, आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर्स डीएनएस पे हिट किया, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को एंड ऑफ टाइम एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो जो कस्टमर्स लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे थे, उनके सर्वर पे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो तो इजीली एक्सेस कर पाए, लेकिन बाकी सब में एक्सेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इशू क्या आ गया, देखो इशू आ गया डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को आपकी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। तो पहला देखो रीजन ये हुआ कि डॉकर की साइड लोग मूव ऑन हुए। फर्स्ट रीजन ये था डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप की एप्लीकेशन सपोर्ट ही नहीं कर पा रही, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप दोबारा से सर्वर खरीदोगे, दोबारा से उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे और दोबारा से क्या करोगे, अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके। आपने दोबारा किया, अब वो कह रहा है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो ले लेगा, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन अगर आ जाए, आगे जाके वर्जन चेंज हो गया, लेटेस्ट आ गया, तो वो तब सपोर्ट नहीं कर पाएगा। फिर आप अपनी एप्लीकेशन में आओ, मॉडिफिकेशन करो, अलग अलग सर्वर खरीदो, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करो। मतलब कि कितने सारे रिसोर्सेज हमारे यूज हो रहे हैं, कितनी ज्यादा कॉस्ट हमारी यूज हो रही है, और स्टिल हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली रन नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि लोड आ गया तो वो बंद पड़ जाएगी ऐसे, क्योंकि मैनेजमेंट तो कहीं हो नहीं पा रही ना। जब तक आप उसको वर्चुअली कुछ करते नहीं हो उसके साथ, जब तक ये वर्चुअल वे में आएगी नहीं, तब तक उसको मैनेज कौन करेगा? अगर मैनेज कर रहा है तो आपकी मैन पावर मैनेज करेगी, विच मीन्स मैनुअली मैनेज किया जाएगा, है ना। समझ आया सबको? तो मतलब अगर हम बात करें इसमें, अगर हम इसको वर्चुअल में नहीं कर रहे कन्वर्ट, तो ये मैनुअल मैनेज हो रही है, और मैनुअल मैनेज होगी, ऑफ कोर्स सी बात है डाउन टाइम फेस करेंगे कस्टमर्स, डाउन टाइम फेस करेंगे, कुछ टाइम बाद हो सकता है एप्लीकेशन कुछ एरर आ गया तो वो थोड़े टाइम के लिए बंद भी की जा सकती है। तो इस केस में कहा गया कि आप क्या करो, आप ना वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट। तो डॉकर को आने से पहले कौन सा कंसेप्ट आया था आपका मार्केट में, बताओ। आवाज नहीं आई किसी की। अभी जस्ट मैंने बोल दिया कौन सा कंसेप्ट आया था वर्चुअलाइजेशन का। सब रिस्पॉन्स प्रोवाइड करो, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो उसी टाइम पे एट अ मोमेंट मुझे आंसर दो। तो क्या हुआ, आपका वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आया सबसे पहले। अब वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट में क्या हुआ, आपने जो ये सब कर रहे थे ना, आपने बोला कि हम इतने सारे रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे, हम एक सिंगल रिसोर्स लेंगे। हमने लिया एक सिंगल रिसोर्स। अब जैसे मैं कह रही थी, आप क्या करो, अपने सिंगल रिसोर्स पे हाइपरवाइजर डालो। लाइक मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक हाइपरवाइजर मैं डाल दूंगी, लाइक VMware वर्कस्टेशन डाल दिया मैंने, ठीक है। या कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो, ओपन स्टैक का यूज कर सकते हो, कोई भी हाइपरवाइजर ले सकते हो, या कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज कर लो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हाँ जी, वर्चुअल मशीन, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि आपको ऐसी VMs बनाने का क्या बोलते हैं उसको, एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है, या फैसिलिटी दे रहा हो। क्योंकि फिजिकल सर्वर पे तो हम ऐसे VM नहीं बना सकते जब तक हमारे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो बिल्कुल, फिर मल्टीपल मशीन लो, वही आपको फिर आगे कॉम्प्लेक्सिटी इशू आएगा, वही आपको फिर डाउन टाइम फेस करोगे तो बहुत इशू आ जाएगा, वही रिसोर्सेज यूज होंगे, कॉस्ट कटिंग नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद क्या करो, देखो उसके बाद हमने क्या बोला, VMs हमने डिवाइड करी, हमने VMs बनाई। VM कैसे बनाई, हमने बोला इन VMs के ऊपर भी ना हम लोग पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की नीड नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या डालेंगे, लाइट वेट इमेज, ठीक है। तो आपने क्या बोला, मान लो एक VM के ऊपर आपने
वही विंडोज 8 डाल दिया, एक पे विंडोज 9, एक पे मैक, लिनक्स, उबंटू, ठीक है, एक पे आपने एंड्रॉइड डाल दिया। इस तरीके से वीएम के ऊपर आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन की इमेजेस लोड कर दी। अब कस्टमर ने देखा, अब हमारी जो एप्लीकेशन थी ये, इस एप्लीकेशन पे लोड आ गया आपका 100 MB। क्या हो रहा है इसको, इस एप्लीकेशन पे लोड आया 100 MB। ये ले लो मार्च मंथ का लोड आया 100 MB, ठीक है। मैंने क्या बोला था जब मैंने वीएम बनाई, मैंने कहा इनको वीएम को मैं ऑलमोस्ट, अगर मेरा 12 GB का टोटल सर्वर है ना, तो मैं इसमें से 2-2 GB इन वीएम को प्रोवाइड कर देती हूँ। तो 2 GB करके मान लो मैंने ये पूरी की पूरी 12 GB मेरी हो गई यूज, ठीक है। 2 GB यहाँ, 2 GB यहाँ, 2 GB यहाँ, 2 GB यहाँ, तो पूरा का पूरा 12 GB हमारा यूज हो गया। अब ये 12 GB हो गया मेरा यूज। अब मार्च के महीने में कितना मेरे पास आया, 100 MB तक का मेरे पास डेटा आया। मैंने कहा इतना डेटा आया, मेरी जो वीएम है वो इतना हैंडल कर सकती है, तो मैंने जो लोड है वो मेरी वीएम के ऊपर जाके डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इन केस अगर मान लो कोई हमारा जो कस्टमर है हमारी एक वीएम को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, उसके सर्वर के ऊपर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई और वर्जन चल रहा है और वो ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो हम लोग इस वाली वीएम को रिमूव करके दूसरी लगा सकते हैं और उसके अंदर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम की न्यू इमेज डाल सकते हैं, जो भी हमें लगता है ठीक है उसके लिए, ठीक है। तो हमें कोई न्यू रिसोर्स बाय करने की नीड नहीं पड़ी यहाँ। अब रिसोर्स तो बाय करने की नीड नहीं पड़ी, लेकिन उससे हमें इशू क्या हुआ, इशू ये हुआ, अभी हमने कहा कि मार्च के महीने में 100 MB तक का लोड आया है। इन केस मान लो अप्रैल के महीने में मेरे पास जो लोड आ गया वो आ गया मेरे पास 50 GB का लोड, मान लो मेरे पास आ गया। अब मेरा जो टोटल सर्वर था, रिसोर्स था, वो तो 12 GB का था। अब 50 GB को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करती हूँ मेरी वीएम के ऊपर, तो वो ले ही नहीं पाएगा वो लोड। क्यों? क्योंकि मेरी जो वीएम्स बनी हुई है वो कितने तक की बनी हुई है, 2-2 GB की। इन केस 50 GB ना लो, आप कोई हल्का सा भी ले लो, मान लो मैंने बोला मेरे पास जो लोड आ गया वो आ चुका है 5 GB का, ठीक है। और ये जो 5 GB का लोड आया ना, वो एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो बंदे यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड आया। मान लो जो बंदे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं ना, उसका लोड 5 GB आ गया है, और मैंने जो लिनक्स की जो वीएम बनाई थी वो ये वाली थी, इसको मैंने प्रोवाइड किया था 2 GB। अब अगर मुझे इसमें 3 GB और एड ऑन कराना है, ठीक है, मैं चाहती हूँ इसमें 3 GB और एड ऑन हो जाए, तो उसके इसमें मैं क्या करूंगी, मेरा तो पूरा का पूरा जो रिसोर्स का जो स्पेस था 12 GB वो तो यूज हो गया है। तो उस केस में आप क्या करो, कोई ना कोई एक वीएम को करो डिलीट और फिर लगाओ, ठीक है। फिर एक न्यू वीएम बनाओ लिनक्स की, उसमें ऐड ऑन करो, या फिर क्या करो, एक न्यू रिसोर्स बाय करो, उसके ऊपर अपना हाइपरवाइजर डालो, हाइपरवाइजर डालने के बाद आप उसके अंदर वीएम्स बनाओ और तब जाके उसके अंदर स्पेस डिफाइन करो। विच मीन्स तब तक क्या करें, तब तक आपके जो कस्टमर्स है वो डाउन टाइम फेस करें, ठीक है। इसका मतलब ये होगा फिर। अब देखो ये तो फिर गलत हो गया ना कि हमारी एप्लीकेशन फिर वही जैसे पहले हो रहा था कि हमारी एप्लीकेशन में हमारे जो कस्टमर्स है वो डाउन टाइम फेस कर रहे थे, ठीक है, उनको इश्यूज आ रहा था। तो अब देखो, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ पे थे ये रहे, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या करें, न्यू रिसोर्स ले। अब इतना ही नहीं, मान लो मेरा जो ये सेकंड वाली वीएम थी, इसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 50 MB तक का आ रहा है, मतलब कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऐसा स्पेस है जो कि वेस्ट जा रहा है, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो इसमें भी यही हो रहा है, बाकी जो बची है उनमें बहुत कम लोड आ रहा है, और बाकी सबका वीएम का जो स्पेस है वो बेसिकली वेस्ट जा रहा है। तो उस केस में आप ये नहीं कर सकते कि उस वीएम का जो स्पेस आ रहा है वो लिनक्स वाली को प्रोवाइड कर दो, आप ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ये करो तो पहले आप उस वाली वीएम को डिलीट करो, उसको कम स्पेस देकर बनाओ, और जो बचा हुआ स्पेस है वो लिनक्स को दे दो, लिनक्स वाले जो इमेज को यूज कर रहा है जो उनका वीएम, उस वाली को दे दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता वीएम के केस में। तो वीएम के अंदर आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो साइज, आपको अपना जो साइज होता है आपको वो डिफाइन करके प्रोवाइड करना पड़ता है। और जब आप उसको डिफाइन करते हो ना, तो वो स्टेबल रहता है, विच मीन्स आप उसको एक्सीड और इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वो स्टेबल है। अगर आपको उसको एक्सीड करना है ना किसी और वीएम का साइज, तो आप उस पर्टिकुलर वीएम को पहले डिलीट करो, उसको दोबारा बनाओ और उसको एक्सीड करके प्रोवाइड करो साइज। तो ये डिफिकल्टी आ रही थी आपके वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट में। रिसोर्सेज का यूज तो कर पा रहे थे, लेकिन हम लोग अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा जो स्पेस था वो तो वेस्ट जा रहा था ना। अगर ये पूरी की पूरी वीएम को हम लोगों ने 2 GB स्पेस दिया है और यूज सिर्फ और सिर्फ 50 MB हो रहा है, तो बाकी का स्पेस तो वेस्ट हो गया ना, वेस्ट ही हुआ ना।
तो इस केस में हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये एक अच्छा कंसेप्ट नहीं हुआ वर्चुअलाइजेशन का, हमें इससे कोई बेटर कंसेप्ट को यूज करना चाहिए। अब बेटर कंसेप्ट से हमारा मतलब क्या था, उस टाइम पे फिर आपका डॉकर कम्युनिटी आई। डॉकर कम्युनिटी ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा एक इंजन लॉन्च कर रहे हैं, उस इंजन को आप यूज करो, उसके अंदर आपको आपके रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन, कॉस्ट कटिंग, साथ के साथ आपके जो कस्टमर्स है वो डाउन टाइम भी फेस नहीं करेंगे। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी डॉकर ने आपको प्रोवाइड करी और तब जाके डॉकर मार्केट में ज्यादा चला। अब देखो डॉकर ने क्या बोला, इधर ही बना देती हूँ। डॉकर में क्या था आपका, आपने कंटेन रिसोर्स लिया आपका फिजिकल सर्वर, उसके ऊपर सेम आप हाइपरवाइजर डालो या कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करो, उसके ऊपर आपने बोला एक वीएम हम लोग बनाएंगे, हम लोग वर्चुअलाइजेशन का भी पूरा यूज करेंगे। उस वीएम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंटेनर्स। तो मान लो मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैंने एक वीएम के ऊपर कंटेनर्स बना दिए। ये वीएम थी मान लो मेरी, मैंने एक वीएम बनाई थी मेरी 10 जीबी की। तो अब 10 जीबी के अंदर मैंने कहा मेरी एप्लीकेशन के लिए मैंने क्या बोला, इन कंटेनर्स के ऊपर मैंने क्या बोला, लाइट वेट इमेज लोड कर दी सभी कंटेनर्स के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइट वेट इमेज लोड हो गई। अब एप्लीकेशन डिप्लॉय करो और कस्टमर से बोला एक्सेस करे। अगर एप्लीकेशन पे लोड ज्यादा आया तो उस केस में आप क्या करोगे, आपके कंटेनर्स उतना स्पेस ऑटोमेटिकली यूटिलाइज कर लेंगे। विच मीन्स अगर मेरी एप्लीकेशन में अभी टोटल जो डेटा आ रहा है वो टोटल कितना आ रहा है, 500 MB तक का आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे जो कंटेनर्स है वो ऑटोमेटिकली साइज देख लेंगे। तो अगर इस कंटेनर को 500 की नीड है ना, 500 MB की, तो ये क्या करेगा, उतना स्पेस आपके वर्चुअल मशीन से यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है। और बाकी का जितना बचेगा वो वापस कर देगा। इन केस अगर इसको आगे जाके 1 GB की नीड पड़ गई तो ये इसी से वापस थोड़ा और एक्स्ट्रा ले लेगा। तो आपको इसमें साइज को बढ़ाने और घटाने की नीड नहीं होती, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट कंटेनर बनाओ, कंटेनर ऑटोमेटिकली देख लेगा उसको कितने साइज की नीड है और वो उतना दे लेगा, ठीक है। बाकी जो बचेगा वो आपके पूरे के पूरे जो फिजिकल सर्वर होगा या वर्चुअल मशीन होगी उसको वापस हो जाएगा। तो ये बेनिफिट आपको कंटेनर्स में होगा। तो कंटेनर का बेनिफिट हमें बेसिकली क्या हुआ, रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन होने लगा और कॉस्ट कटिंग हुई, ठीक है। और इवन इन केस अगर मान लो मेरी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं भी कर रही इसको, तो मुझे इसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है, मैं एक और कंटेनर बना लूंगी इसी के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। और इवन आपके कंटेनर्स ना मैनेज भी हो पाते हैं। मैनेज देखो, आप वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करो, वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है तो आप इजीली मैनेज करोगे कोई ना कोई ऑटोमेशन लगा के। अब जैसे कि हमें पता ही है मैनेजमेंट के लिए हमारे पास क्यूबरनेटीज का टूल है ना, जो कि आप डॉकर की जगह पे आप क्या यूज करते हो ज्यादा इंडस्ट्रीज में, क्यूबरनेटीज। क्यों, क्योंकि क्यूबरनेटीज डॉकर वाली सर्विसेज तो प्रोवाइड कर ही रहा है, उसके साथ साथ आपको मैनेजमेंट का भी फंक्शनैलिटी दे रहा है। क्यूबरनेटीज कह रहा है कि आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, कंटेनर्स के अंदर ही आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करो, अपनी सर्विस चलाओ, ठीक है। एक क्लस्टर बना लो बल्कि उसकी जगह पे। तो जो क्यूबरनेटीज के अंदर आप नोड्स बनाते हो ना, वो सेम चीज होती है डॉकर के अंदर। आप डॉकर के अंदर जो डॉकर का स्वार्म कंसेप्ट था उसी से तो बन के आगे आपका क्यूबरनेटीज का कंसेप्ट आया है क्लस्टर वाला। क्यों, क्योंकि क्यूबरनेटी डॉकर के अंदर ये कंसेप्ट पहले लॉन्च हुआ था डॉकर स्वार्म का, जिसके अंदर आप नोड्स बनाते हो, वर्कर नोड, मास्टर नोड, ये सब। आगे जाके क्यूबरनेटीज जब आपका टूल आया मार्केट में तो उसके अंदर इसी कंसेप्ट को उठाया गया डॉकर का, कंटेनर बना के। विच मीन्स उसमें आप कंटेनर्स नहीं बोलते, उसमें आप बोलते थे आप क्लस्टर बना रहे हो। अब क्लस्टर भी तो सेम प्रोसेस से ही बनता है ना, उसमें आप डॉकर का इंस्टॉलेशन भी करते हो। तो उसी तरीके से आपने क्लस्टर बनाया, अब क्लस्टर को मैनेजमेंट भी हो रहा है क्यूबरनेटीज के थ्रू। तो ये बेनिफिट आपको होगा। तो इसी तरीके से डॉकर में कहा जाता है आप डॉकर का यूज करो अपनी एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट के लिए अच्छे से, आपको इजी टू यूज है। इवन आपकी आपकी एप्लीकेशन की जो कॉस्ट कटिंग भी हो पा रही है, आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी हो पा रहा है, इवन आपकी जो एप्लीकेशन है वो परफेक्टली रन भी कर पा रही है एक्टिव मोड में, ठीक है। क्लियर है सबको ये, किसी को यहाँ पे कोई डाउट अभी तक? किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछ सकते हो, क्योंकि फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ठीक है। अब देखो, इतना तो हमें समझ आ गया अभी तक डॉकर का यूज केस और डॉकर कैसे मार्केट में आया, ठीक है। तो इस तरीके से डॉकर हमारा पिक्चर में आया। अब देखो आगे क्या हुआ,
अब हम लोग आगे की जो क्लासेस होंगी हमारी, उसके अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे हमारे डॉकर से रिलेटेड, हम लोग एक बारी उसको भी गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो डॉकर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, डॉकर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, देखो, एक डॉकर होता है आपका, डॉकर इमेज होता है, डॉकर फाइल होता है, डॉकर कंटेनर होता है, और डॉकर की पोर्ट मैपिंग की भी एक कंसेप्ट होती है, पोर्ट मैपिंग। और क्या होता है आपका, डॉकर हब का होता है, फिर डॉकर वॉल्यूम हो गया जिसके अंदर हम लोग डेटाबेस को भी डिस्कस करेंगे, लाइक डेटाबेस किस तरीके से डॉकर के अंदर काम करता है, ठीक है। डॉकर वॉल्यूम और डेटाबेस, साथ ही साथ हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, हम लोग देखेंगे डॉकर स्वार्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स हैं आपके डॉकर के अंदर, विच इज डॉकर स्वार्म और डॉकर कंपोज का, इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और देखो आपका डॉकर फाइल और डॉकर स्वार्म और कंपोज ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जो डॉकर स्वार्म और कंपोज है बेसिकली वो थोड़ा क्यूबिनिटीज से रिलेटेड है, अगर जिन्होंने क्यूबिनिटीज पढ़ा हुआ होगा ना तो वो ये कंसेप्ट को लाइक को रिलेट कर पाएंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं डॉकर इमेज की, डॉकर इमेज से मेरा मतलब क्या हुआ, आप क्या करते हो, देखो जैसे मैंने बताया ना, आप कंटेनर को बनाने के एक लाइट वेट इमेज लेते हो ना। सपोज मेरे पास एक उबंटू का, मुझे क्या करना है, उबंटू का कंटेनर बनाना है, तो मैं क्या बोलूंगी, कंटेनर को बनाने के लिए डॉकर कहता है आप क्या कमांड चलाओ, डॉकर कंटेनर रन, ठीक है, और उस इमेज का नेम दे दो उबंटू, या टैग देना, लाइक लेटेस्ट इमेज देनी या कोई पर्टिकुलर वर्जन प्रोवाइड करना है तो आप ऐसे बता दो, लाइक मैंने बोला लेटेस्ट दे दो। तो अब ये क्या बनेगा, एक कंटेनर बनाएगा मेरा और उसके अंदर उबंटू की लेटेस्ट इमेज डाल देगा। अब उबंटू की जब इमेज डालेगा तो उबंटू से रिलेटेड, उबंटू के अंदर जब कोई कॉन्फ़िगरेशन डन हुई होगी ना उस पर्टिकुलर बेस इमेज में, लाइट वेट इमेज पे, वो कॉन्फ़िगरेशन हमें हमारे कंटेनर के अंदर शो होगी। सपोज उबंटू के अंदर कौन सी कमांड चलती है, बताएगा कोई। ये चलती है ना, एपीटी कमांड, है ना। तो अब जो भी कमांड अगर उबंटू के कंटेनर के अंदर रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो वो क्या बोलेगा, देखो कोई और कमांड आप नहीं परफॉर्म कर सकते, आप एपीटी ही चलाना। तो ये उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन पहले से डन हुई होगी ना उसकी बेस इमेज में, दैट्स व्हाई वो यही सपोर्ट कर रहा है ना। तो यही होता है जब आप कंटेनर किसी पर्टिकुलर इमेज से लॉन्च करते हो ना, तो उस कंटेनर के अंदर उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है, बिकॉज उसके अंदर उस पर्टिकुलर इमेज के अंदर वैसी ही कॉन्फ़िगरेशन डन हुई है, और कंटेनर बनने के बाद वही चीज आपको शो होगी, जैसा आप राइट करोगे वही चीज आपको शो होगी, ठीक है। तो इमेज से मेरा मतलब है, देखो इमेज आपको, आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप अपनी खुद की कस्टम इमेज बना लो, या आप पढ़ी पढ़ाई जो आपके सामने इमेज मिल जाएगी आपको, लाइक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की लेनी है आप ले लो। इन केस मान लो मैं चाहती हूँ मेरी इमेज जो बने ना, मैं चाहती हूँ मेरी कौन सी इमेज आए, मैं लिनक्स की इमेज लेना चाहती हूँ, मैंने कहा जो मेरा कंटेनर बनाओ किससे बना दो, लिनक्स से बना दो। तो मैंने बोला सेंटोस ले लो, ठीक है, और मैंने बोला उसका जो वर्जन ले लो 7th वर्जन की ले लेना, उससे मेरा एक कंटेनर लॉन्च कर दो। अब मैंने इतना तो बोल दिया, मैंने कहा लेकिन उसके साथ साथ क्या करना, जब मेरे इस इमेज से मेरा कंटेनर लॉन्च करोगे ना, तो उस कंटेनर के अंदर पता है क्या करना, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन डन कर देना, लाइक मैं चाहती हूँ उसके अंदर एक फाइल बन के आए एबीसी नाम की, मैं चाहती हूँ उसके अंदर एक फोल्डर बन के आए इंडिया नाम का, मैं चाहती हूँ उसके अंदर अपाचे की सर्विस ऑटोमेटिकली रन हो, ये सब चीजें चाहती हूँ। तो इस टाइप की इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, कस्टम इमेज, जो हम लोग खुद बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग पैरामीटर्स राइट करके, एक इमेज हम लोग बिल्डअप करेंगे, और उस इमेज से जब हम लोग कंटेनर बनाएंगे ना, तो हमारे कंटेनर के अंदर ये सारी चीजें शो होंगी। कैसे शो होंगी, मेरे कंटेनर के अंदर सेंटोस से रिलेटेड कमांड्स मुझे परफॉर्म करने के लिए पूरी की पूरी राइट्स मिलेंगे, लाइक यम कमांड में मैं इजीली यूज कर सकती हूँ, आरपीक्यू कमांड में इजीली यूज कर सकती हूँ, ठीक है, और जो बाकी कमांड्स है
मैं कोई फोल्डर क्रिएट कर सकती हूँ, फाइल क्रिएट कर सकती हूँ, किसी को परमिशन दे सकती हूँ, सारी कमांड्स में परफॉर्म कर सकती हूँ, बिकॉज सेंटोस 7 के अंदर ये सारी चीजें डिफाइन है। उसके साथ साथ एबीसी फाइल मेरे को बनी बनाई मिलेगी मुझे कंटेनर के अंदर, वो भी कहाँ पे, मेरा जो मेन डायरेक्टरी होती है ना, हमारा मेन फोल्डर, जहाँ पे हम लोग जब भी कुछ, अगर लिनक्स में भी जब भी आपकी कोई होम डायरेक्टरी जो होती है, जैसे आप अगर आप रूट यूजर से लॉगिन करो तो आपकी होम डायरेक्टरी कौन सी होगी, रूट डायरेक्टरी, है ना। तो उसी के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, एबीसी। लेकिन कंटेनर के अंदर आपका जो होम डायरेक्टरी होती है वो फॉरवर्ड स्लैश पे आएगी, तो फॉरवर्ड स्लैश के अंदर आपको क्या मिलेगा, एबीसी, ठीक है, फाइल, और इंडिया नाम का एक फोल्डर, और अपाची की सर्विस आपको, अगर आपने बोला स्टार्ट करी हुई अपनी इमेज के अंदर तो स्टार्ट मिलेगी, नहीं बोला हुआ होगा तो स्टॉप मिलेगी, लेकिन अपाचे का पैकेज इंस्टॉल हो चुका होगा। क्लियर है, क्लियर है सबको ये डॉकर इमेज। अब देखो, डॉकर इमेज और डॉकर फाइल, ये तीनों चीजें ना आपस में ना कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, देखो, डॉकर इमेज बनती कैसे है, हम पैरामीटर लिखते हैं। आप पैरामीटर लिखोगे कहाँ, बाहर तो लिखोगे नहीं ना, आपने कमांड्स के अंदर पैरामीटर लिख दिए, वो तो कमांड चल जाएंगी आपकी सिंपल बाहर, कंटेनर के अंदर थोड़ी चलेंगी। आपको इमेज के अंदर लिखना पड़ेगा, और इमेज कैसे, इमेज के अंदर लिखोगे कैसे, इमेज बनेगी कैसे, तो इमेज को अगर आपको जब बनाना होता है तो आप डॉकर फाइल लिखते हो। क्या लिखते हो, डॉकर फाइल कैसे लिखते हो, आपको सबको शेल स्क्रिप्टिंग पता है, थोड़ी बहुत लाइक नॉलेज। अच्छा, स्क्रिप्टिंग, अच्छा स्क्रिप्टिंग पता है सबको, स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग में करते क्या हम लोग, स्क्रिप्ट लिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्क्रिप्ट लिखते हो आप, है ना, जैसे आप सोर्स कोड को लिखते हो, प्रोग्रामिंग करते हो ना, बिल्कुल। शेल स्क्रिप्टिंग में भी आप क्या करते हो, आप स्क्रिप्टिंग करते हो, ठीक है। लिनक्स में भी आई थिंक अगर आप सब में से किसी को नॉलेज हो कि आपने थोड़ा बहुत अगर स्क्रिप्टिंग किया होगा ना तो आप को रिलेट कर लोगे इजीली। कुछ कुछ कमांड्स में लाइक आपकी जैसे सेट कमांड होती है ना, एटी कमांड होती है आपकी, कुछ ऑक कमांड हो गई, उसमें थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग की होगी अगर याद हो, ठीक है। देखो, अब स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, आप फाइल लिखते हो, क्या लिखते हो, ठीक है, उस फाइल को आप लोग स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में लिखते हो, तो उस फाइल में क्या करोगे, आप ये सारे के सारे पैरामीटर लिख दोगे। क्या पैरामीटर लिखोगे, देखो डॉकर फाइल को लिखने के ना कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर होते हैं। अगर आप बेस इमेज दे रहे हो तो फ्रॉम देके दोगे, ठीक है। अगर आप कोई कमांड रन करो तो रन देके कमांड रन करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है। उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक फ्रॉम होता है, रन होता है, सीएमडी होता है, एंट्री पॉइंट होता है, जो कि अब जब हम लोग डॉकर फाइल का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो और अच्छे से डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू सा दे देती हूँ बेसिकली कि क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि एक फ्रॉम हो गया, इसमें मैंने बोला जो बेस इमेज है वो कौन सी ले लेना, मैंने बोला कि उबंटू की ले लेना, सॉरी लिनक्स ले लेना हम लोग, सेंटोस 7 की ले लेना, ठीक है, ये दे दिया। फिर मैंने क्या बोला था, रन करके मैंने कहा एबीसी की फाइल बनानी है, तो मैंने बोला रन टच से एबीसी की फाइल बना दो, क्योंकि टच कमांड चलती है इधर। उसी तरीके से आके मैं बोल दूंगी रन mkdir करके हमारा एक फोल्डर बना दो, इंडिया नाम का फोल्डर बना दो, ठीक है। अपाचे की सर्विस चला दो। उसके बाद मैंने बोला रन यम इंस्टॉल अपाचे का पैकेज, तो अपाचे चलता है इस नाम से आपका, सेंटोस में ना अपाचे की जो मेन होता है नेम वो होता है httpd करके। तो हाँ जी, हम्म, बता रही हूँ, ये डॉकर फाइल का एक वो बोलते हो, आप बोल सकते हो कंपोनेंट्स है। ये डॉकर फाइल के अंदर आपको ये लिखना पड़ता है, कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपकी वो फाइल नहीं बनेगी, समझ रहे हो। तो डॉकर फाइल के अंदर आपको ये बताना पड़ता है, देखो फ्रॉम से क्या करना है, तुम्हें ये बेस इमेज उठानी है। डॉकर फाइल ये आपको बोलता है कि आप इन पैरामीटर्स को यूज करो, ठीक है, इस सिंटेक्स के फॉर्मेट में अपनी फाइल लिखो। अगर आप नहीं ये सिंटेक्स फॉलो करोगे तो आपकी फाइल एक इमेज के फॉर्मेट में नहीं जनरेट होगी, ठीक है। तो फ्रॉम से आप क्या कर रहे हो, आप एक बेस इमेज उठाते हो। रन से आप क्या बोल रहे हो, रन से आप कह रहे हो कि मुझे ना इस पर्टिकुलर कमांड को चलाना है, समझ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। उस फाइल को तैयार करते टाइम, और उस फाइल से क्या बनेगी आपकी एक इमेज बनेगी, ठीक है। और उस इमेज से आपका क्या बनेगा, एक
बिल्कुल, एक कंटेनर। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आप चाहते हो आपके कंटेनर के अंदर ये बाय डिफॉल्ट कुछ आपके अकॉर्डिंग पैरामीटर आए, तो आप हम्म हम्म स्नैपशॉट, चलो ठीक है, मैं अभी अभी लेकर दे दूंगी। ठीक है, हाँ, मैं आपको एक और दिखा भी देती हूँ, मेरे पास ना डॉकर फाइल ऑलरेडी लिखी हुई है। आई थिंक लिखी तो हुई थी। ये देखो, ये दिख रही हो सबको? इसमें देखो, जैसे मैंने क्या बोला, फ्रॉम करके मैंने बोला बेस इमेज लेनी है उबंटू की, मैंने यहाँ पे इसको टैग नहीं दिया, ये ऑटोमेटिकली कौन सा उठा लेगा, लेटेस्ट इमेज। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, अपडेट कर देना एपीटी के पैकेजेस, फिर मैंने बोला अपाचे का पैकेज इंस्टॉल कर देना। अब ये लेबल क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, लेबल इज जस्ट नथिंग। देखो, लेबल क्या होता है, जब आपकी डॉकर फाइल से आपकी एक इमेज बन रही है, अब उस इमेज को बनाने वाला बंदा कौन है, इन केस अगर आप कोई और बंदा मेरी उस इमेज को यूज कर रहा है तो उसको पता चल जाए, अच्छा इसको बनाया इस पर्टिकुलर नाम के इंसान ने है, उसकी मेल आईडी ये रही, उसका फोन नंबर ये रहा। तो अगर कोई मुझे इश्यू आएगा उस इमेज से, मैं किसको कांटेक्ट करूंगा, इस बंदे को। ठीक है, अब आगे मैंने क्या बोला, एक फाइल बना देना, एक फोल्डर बना देना, कहाँ पे, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। फिर एनवायरमेंट वेरिएबल मैंने दिया, मैंने कहा एक यूजर बना देना। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कमांड सबको, ऐड यूजर वाली। तो यूजर बनाएगा, उसका नेम क्या उठा लेगा, क्लाउड। फिर मैंने क्या बोला, उस यूजर को जिसको नेम आपने दिया है ना क्लाउड, नेम कैसे उठाएगा, एक एनवायरमेंट वेरिएबल हमने बना दिया। तो ये सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगी तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपको। ये बेसिकली हुआ क्या है, जस्ट ये देखो, इस तरीके से आपकी एक डॉकर फाइल लिखी हुई है मैंने। ऐसे ही जो आपके डेवलपर्स होते हैं वो सोर्स कोड लिखते हैं जब कोई पाइपलाइन रन करते हैं, ठीक है, कोड कमिट करते हैं, तो उसमें देखा होगा आपने सोर्स कोड इसी फॉर्मेट में लिखे होते हैं, है ना। तो ये सभी होता है डॉकर फाइल के थ्रू लिखे जाते हैं। तो यही करेंगे हम लोग, डॉकर फाइल जब लॉन्च करेंगे तो मान लो मैंने ये पैरामीटर डाले, ठीक है, इन पैरामीटर को मैंने एक इमेज में लिखा, मैंने कहा इससे एक इमेज बना देना एडब्ल्यूएस नाम की। तो इस पर्टिकुलर डॉकर फाइल से मेरी एडब्ल्यूएस नाम की एक इमेज बन के रेडी हुई। अब उस इमेज से मैंने एक कंटेनर बनाया, तो उस कंटेनर के अंदर बाय डिफॉल्ट मुझे एबीसी नाम की एक फाइल दिखेगी, एक फोल्डर दिखेगा इंडिया नाम का, अपाची की सर्विस मुझे इंस्टॉल मिलेगी जब मैं उसका स्टेटस चेक करूंगी। ठीक है, एक्टिव दिखेगी। और बेस इमेज क्या दिखेगी मुझे, सेंटोस। तो सेंटोस से क्या मतलब होगा, अगर मैं कोई सेंटोस रिलेटेड कमांड चलाना चाहती हूँ तो मैं इजीली चला सकूँ। क्लियर है सबको यहाँ तक, कि इमेज, फाइल और कंटेनर आपस में कैसे कनेक्टेड है। अब देखो आगे, यहाँ तक सबको क्लियर है ना, अभी तक मुझे सिर्फ एक ही साइड से रिस्पॉन्स आया है, फेजल का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और इसी कंटेनर के अंदर हम लोग बेसिकली काम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, रन भी करते हो आप। ठीक है, अब देखो आगे, अब पोर्ट मैपिंग के कंसेप्ट में हम लोग क्या देखेंगे। पोर्ट मैपिंग का मतलब है, देखो हम लोग चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन बाहर कहीं से एक्सेस कर सके, हम लोग बाहर से, विच मीन्स एक हमारा जो ब्राउजर होता है, ठीक है, वेब ब्राउजर, उसके ऊपर हम लोग एक्सेस कर सके। अब जैसे आपका गूगल, आप वेब ब्राउजर के ऊपर एक्सेस करते हो ना अपना, क्रोम के ऊपर खोलते हो, ठीक है, गूगल पे ही सर्च कर लेते हो काफी सारी चीजें। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ मेरे वेब ब्राउजर के ऊपर जब मैं अपनी एप्लीकेशन को चेक करूँ ना, तो वो मुझे शो हो, ये नहीं कि वो मुझे एरर शो करे। तो उस केस में कहा जाता है कि आप पोर्ट मैपिंग करो। पोर्ट मैपिंग मतलब आप बाहर के ब्राउजर का जो पोर्ट है, मतलब बाहर के ब्राउजर की जो आईपी है ना, पब्लिक आईपी, उस पब्लिक आईपी से अपने कंटेनर की आईपी को कनेक्ट करो। जब आप उसे कनेक्ट करोगे तब जाके आप उसको देख सकते हो, है ना। बिना कनेक्ट किए तो हमारे सामने एरर ही आएगा। तो उस कनेक्शन को करते टाइम हम लोग यूज करते हैं पोर्ट्स का। तो वो पोर्ट मैपिंग कैसे करते हैं और पोर्ट्स होते क्या है, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर डॉकर हब की अगर मैं बात करूं, डॉकर हब इज जस्ट लाइक आपका एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे गिटहब होता है। गिटहब किसको पता है, आप में से आइडिया अगर गिटहब का।
अच्छा, तो देखो गिटहब इज जस्ट लाइक आपका ना प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपके सोर्स कोड पड़े होते हैं। आप वहां से सोर्स कोड उठाओ और अपना जो भी आपको आगे पाइपलाइन रन करनी है या कोई सॉफ्टवेयर बनाना है आप उसे बना सकते हो। पब्लिक भी होते हैं वहाँ पे, रेपोजिटरीज प्राइवेट भी होती है। तो उसी तरीके से डॉकर हब है, यहाँ पे इमेजेस पड़ी होती हैं सोर्स कोड की जगह पे, जो कि आप पुल कर सकते हो, पुश कर सकते हो इमेजेस को। वहाँ पे रेपोजिटरीज बनी होती है, वही आपकी इमेजेस जिनके अंदर ये सारे पैरामीटर लिखे होते हैं वैसे इमेजेस बनी होती है। तो ये जो उबंटू की इमेज है अगर आपके लोकल सर्वर पे पड़ी है तो ठीक है, अगर नहीं पड़ी होती तो हम लोग डॉकर हब से पुल करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ डेटाबेस की इमेजेस हो गई लाइक मारिया डीबी, माई सीक्वल, तो अगर मुझे नहीं मिलेगी मेरे सर्वर के ऊपर तो मैं डॉकर हब के ऊपर ही जाऊंगी उस इमेजेस को लेने। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। आगे वॉल्यूम का कंसेप्ट देखेंगे कि किस तरीके से अगर एक कंटेनर डिलीट हो जाए उसको दोबारा से रिस्टोर करना है, उसका बैकअप लेना, तो वो बैकअप कैसे लोगे आप? वॉल्यूम के थ्रू लोगे। डेटाबेस के अंदर किस तरीके से एंट्री की जाती है डेटा की, वो देखेंगे हम लोग। फिर डॉकर स्वार्म का कंसेप्ट वही आपका हो जाता है जिस तरीके से आप क्यूबरनेटिस के अंदर मास्टर नोड, वर्कर नोड बनाते हो ना, वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डॉकर स्वार्म के अंदर मास्टर नोड और वर्कर नोड बनाएंगे और वहां पे हम लोग क्या रन करेंगे, हमारे कंटेनर्स। तो हम लोग वहां पे सर्विस चलाएंगे। जब सर्विस चलेगी मेरे मास्टर नोड पे, तो मास्टर नोड क्या करेगा, अपने वर्क को, अपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वर्कर्स पे। तो अगर मेरी सर्विस, मैं बोल रही हूँ 10 सर्विस चलानी है, मतलब एक सर्विस चलानी है सॉरी, उसके अंदर 10 कंटेनर बनाने हैं, उसकी 10 रेप्लिकास, तो ये क्या करेगा, उन 10 कंटेनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने जितने भी वर्कर नोड होंगे। ठीक है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, वो बट सर्विसेज रन होती है। ठीक है। हाँ जी, एनसिबल में तो प्लेबुक आप रन करते हो। हाँ, एनसिबल में भी नोड्स होते हैं, सॉरी, हाँ एनसिबल में भी आप नोड्स रन करते हो और आप एक सर्विस चलाते हो तो बाकी नोड्स पे चल जाती है। बिल्कुल हाँ। ठीक है ठीक है। इसी तरीके से आपका क्यूबिनिटीज में होता है, मास्टर पे चलाते हो, एपीआई सर्वर देख लेता है सब कुछ, शेड्यूलर, कंट्रोलर, ये सब कुछ अपना काम करते हैं और वहां बाकी सारे नोड्स के ऊपर चल जाती है चीजें, है ना। तो यही चीज हम लोग डॉकर स्वार्म में करेंगे। ठीक है, सर्विसेज को रन करेंगे। और डॉकर कंपोज के अंदर बेसिकली देखो क्या होता है, हमारी जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन को बनाते टाइम क्या होता है, उसके अंदर 3 टीयर होती है। वो बेसिकली 3 टीयर होते हैं उसके, मतलब 3 टीयर एप्लीकेशन होती है। अब 3 टीयर्स क्या होते हैं, एक वेब बेस होता है, एक होता है आपका डेटाबेस, सॉरी वेब सर्वर होता है, एक होता है आपका डेटाबेस और एक होता है आपका, क्या होता है आपका, ऐप सर्वर। ये 3 सर्वर, ये 2 सर्वर और एक आपका डेटाबेस होता है। ये 3 टीयर्स होते हैं एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए, है ना, एक एप्लीकेशन के लिए। तो उन तीनों को, आप, हमें पता है कि एप्लीकेशन को अगर जब हम लोग रन करते हैं तो पहले हम लोग एक का काम कराएंगे, फिर दूसरे से बोलेंगे तू अपना काम कर, फिर तीसरे से बोलेंगे तू अपना काम कर। लेकिन डॉकर कंपोज कहता है आपको ये मैनुअली कुछ नहीं करना, मैनुअली कुछ मत रन करो, कंपोज फाइल लॉन्च करो, उस कंपोज फाइल के अंदर तीनों को बोल दो आपको ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। विच मीन्स अगर ऐप सर्वर का काम खत्म तो अब किसका काम शुरू हो गया, वेब सर्वर का, वेब सर्वर का खत्म फिर डेटाबेस का शुरू हो गया। ऐप सर्वर के ऊपर आपका डेटा आया, वेब सर्वर तक वो पहुंचे, उन्होंने वेबसाइट को एक्सप्लोर किया और उसका डेटा कहाँ चला गया, आपके डेटाबेस तक, है ना। तो ये सब कुछ कंपोज फाइल लॉन्च करके होता है। आपने अपने सर्वर के ऊपर, आपने अपने कंटेनर्स के ऊपर एक कंपोज फाइल चलाई, ठीक है, और डॉकर स्वार्म की हेल्प से क्या कर दिया, सर्विस चला दी। अब कंपोज क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन के 3 टीयर्स जो होते हैं उनको ऑटोमेटिकली रन करेगा। और जो सर्विस आपने डॉकर स्वार्म के थ्रू चलाई है, वो डॉकर स्वार्म क्या करेगा, आपकी सर्विस को हर एक जगह पे, विच मीन्स आपके लोड को हर कंटेनर के ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो दोनों ने अपना काम डन कर लिया और हमारा काम डन हो गया और हमारी एप्लीकेशन चल गई और कस्टमर्स अपने एक्सेस कर रहे हैं इजीली और हमारे पास उनका डेटा सेव भी हो रहा है बिकॉज ऑफ डॉकर कंपोज। क्लियर है। ठीक है, तो इन सभी कंपोनेंट्स को हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लासेस में। ठीक है, अभी आप मुझसे, हाँ जी, हाँ ले लिया ले लिया, ले लिया मैंने। हाँ, तो अब अगर आपको अभी तक किसी को भी कोई डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी को भी नहीं, फैजल के अलावा बाकी सब, आई थिंक गौरव है और कौन है,
लेट मी चेक। दीपक, गौरव, सुशांत, आप में से किसी को? ओके। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए फैजल। डॉकर आपका छोटा सा टूल है, ज्यादा टूल नहीं है, बिकॉज आपके जो सारे जो टॉपिक्स हैं ये थोड़ी थोड़ी देर के कंसेप्ट है, इनके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। जो मेन आपके जो टॉपिक है वो डॉकर फाइल है, डॉकर स्वाम है और डॉकर कंपोज है। ये तीन क्लासेस हो सकती है, थोड़ी बड़ी हो, बाकी सब आपकी छोटी छोटी क्लासेस के ही है, ज्यादा इनमें कुछ है नहीं। डॉकर आपका एक छोटा सा टूल है। नहीं नहीं, 1 मंथ तो आपने ज्यादा ही बोल दिया। अगर हम लोग देखें हमारी 2 आवर्स की अगर क्लासेस होती हैं, क्योंकि आपकी 4 4 आवर्स की तो एडब्ल्यूएस की होती थी, बिकॉज एडब्ल्यूएस एक आपका बड़ा टूल है, ठीक है। ये तो एक छोटा टूल है आपका। अगर हम लोग इसी स्पीड में चले तो जल्दी भी कवर अप हो सकता है, विच मीन्स अगर मैं ट्राई करती हूँ तो इस मंथ में मैं कवर अप कर सकती हूँ उससे, इस मंथ के कुछ पहली वीक्स में अगर कंप्लीट हो जाए तो हाँ, बट इस मंथ में हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। छोटा तो है, लेकिन ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है कि हमें इसको इतनी देर लेके बैठना पड़े, क्योंकि इस टॉपिक में इतना कुछ है भी नहीं। अगर आप भी इतनी देर बैठोगे तो आप भी थोड़े टाइम बाद देखो बोर हो जाओगे, क्योंकि क्या होता है, आप 4 4 आवर्स बैठ रहे हो, थोड़े टाइम के लिए सही लगता है, इंटरेस्ट आता है, उसके बाद इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा ना कम हो जाता है। क्योंकि एडब्ल्यूएस एक अपने आप में, आपको भी पता है एडब्ल्यूएस में अगर आप बैठ रहे हो तो उसके अंदर कितनी ज्यादा सर्विसेज है, 150 कुछ तो सर्विसेज ही है उसकी, आपको भी पता होगा, है ना। तो अगर आप उसको 1 2 महीने में कवर अप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। 4 4 घंटे भी कम है, उसके लिए अगर आप 5 5 घंटे 6 6 घंटे भी लगा रहे हो तो वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी आपको करने हैं। इसके अंदर आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आप खुद सोचो। हम्म। हम्म। हाँ, हाँ जी। तो कोई नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑल्टरनेट पे भी क्लासेस चला सकते हो, लाइक, है ना। कि जैसे अभी आपकी डॉकर चल रही है, ऑल्टरनेट पे आप कोई और टूल भी कर लो कवर अप। इससे क्या होगा, आपके आपको लगेगा हाँ 2 टूल है, आप दोनों के टूल के ऊपर अब अपना टाइम दोगे तो आपको दोनों की सर्विसेज, दोनों के टॉपिक्स को समझने में टाइम लगेगा और उसके ऊपर आप बैठोगे फिर ज्यादा, है ना। क्योंकि अगर मैं आपको डॉकर करा दूं ना 4 4 घंटे की क्लास, तो आपका 2 या 3 क्लासेस में ये खत्म बाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ इतना है नहीं। हाँ, कोई नहीं, आप ना इसके रिगार्डिंग एक बारी हेल्प डेस्क पे पिंग कर लेना, वो आपको बता देंगे कि देखो कौन सी और आपकी ऑल्टरनेट पे क्लासेस चल सकती हैं, ठीक है। क्योंकि आपने एज अ डिवॉप्स ज्वाइन किया तो आपकी और बाकी टूल्स तो रहते ही होंगे। हाँ, तो कोई इशू नहीं, आप दूसरा कोई ऑल्टरनेट पे स्टार्ट कर लो, इससे देखो आपको भी बेनिफिट है। अब एज अ लाइक मेरी भी कोई और साइड बाय साइड अगर कोई और दूसरी क्लासेस भी है तो मैं उसको भी अटेंड कर सकूंगी ना, ठीक है। बाकी सबको और किसी को तो इसमें इशू तो नहीं है। नहीं तो आप लोग भी ऑल्टरनेट पे ले सकते हो ना, इससे टाइम ही बचेगा देखो आप लोग का ही। हाँ जी। 1 2 टूल पे देखो, अगर मैं आपको डॉकर की बात बताऊं, डॉकर में अब है ही क्या बचा, अब सब तो क्यूबरनेटीज की साइड मूव हो गया है। अब आपके गिटॉप्स आ गया, ठीक है, गिटॉप्स जो है वो सारा का सारा क्यूबरनेटीज बेस है, वो क्यूबरनेटीज को टारगेट कर रहा है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए क्यूबरनेटीज की। प्लस अब सब कुछ आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, विच मीन्स एडब्ल्यूएस के ऊपर। और एडब्ल्यूएस ने अपनी इतनी सर्विसेज ला दिया, कोड कमिट पता नहीं क्या क्या सर्विसेज ला दिया, जिसके अंदर जो बाकी टूल्स कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा काम आपका एक अकेला टूल एडब्ल्यूएस करके दे रहा है। तो अगर आपके पास एडब्ल्यूएस की नॉलेज है उस बेस पे तो आप देखो ले सकते हो एडब्ल्यूएस और क्यूबरनेटीज की नॉलेज पे। बाकी अगर आप अदर टूल्स की बात करो तो उस चीज के लिए तो देखो संजय सर आपको अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो उस चीज पे मिलना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप लिनक्स लेके जा रहे हो, आप कह रहे हो मैं एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर ज्वाइन कर लेता हूँ, तो आपको लगता है कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की अब नीड है कहीं। अगर कोई छोटी मोटी कंपनी के लिए अंदर जाना है, वो अगर ढूंढ रहे हो, वो भी इवन आप तो डिवॉप्स इंजीनियर हायर करते हैं, क्यों, क्योंकि भाई एक बंदा, अगर अकेला बंदा इतना सारे काम कर पा रहा है, मैं एक ऐसे बंदे को हायर करूं जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही टूल की नॉलेज है, उसको मुझे पे करना पड़े, तो वो तो चाहेंगे ना कि जिसको सारी नॉलेज आ रही है उसको पे कर दूं मैं तो, है ना, काम इतना जल्दी होगा। तो यही रीजन होता है।
बिल्कुल, बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए, इवन आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए हर टूल की, है ना। बिल्कुल बैठना पड़ेगा, हाँ। देखो अभी आपको ये लग रहा है कम है, 2 घंटे की क्लास कम है, जब आप खुद बैठोगे, आप उसके ऊपर करोगे, इन केस नहीं चली, आप बल्कि और गूगल से सर्च करो, उसके अंदर कुछ न्यू न्यू चीजें करके देखो अगर हो सके, है ना। तो इसको आपको पता चलेगा, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन वो ट्रिकी पूछेंगे, तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को अगर आपको आंसर करना है तो आपको उसके अंदर डीप में जाना पड़ेगा। क्लियर है ना सबको? ठीक है। हाँ जी। क्यूबरनेटीज की क्लासेस, हाँ अभी संजय सर की चल रही हैं, अभी न्यू बैच आपका आज ही से आई थिंक स्टार्टअप हुआ है। हाँ, तो क्यूबरनेटीज की क्लासेस चल रही है, और आई थिंक एडब्ल्यूएस का भी अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है आज से ही शायद। अच्छा। आज नहीं, आई थिंक ये लास्ट क्लास वीकेंड में हो गया था शायद कंप्लीट। अच्छा देख लो, ठीक है फिर जैसे आपको ठीक लगे, मतलब एक बार ही पूछ लेना, मेरे को इतना आइडिया नहीं। अच्छा। अच्छा तो देखो उसका मुझे नॉलेज नहीं, जैसे मेरे को बताया गया तो मैंने इसीलिए उस अकॉर्डिंग आपको सेशन प्रोवाइड किया। बाकी मेरी तो इसके अलावा फिर साइड साइड चलती है ना, तो दैट्स वाई मैंने कहा कि 2-2 घंटे में अगर शिफ्ट में बना ले तो वो ज्यादा बेटर है मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी, है ना। अब देखो इसके अंदर हमें ये वाले कंपोनेंट्स हम लोग आगे की क्लासेस में कवर अप करेंगे। और रही बात डॉकर इमेज, डॉकर कंटेनर, डॉकर पोर्ट मैपिंग और डॉकर हब, ये आई थिंक आपकी एक ही क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कवर अप हो जाएगा, तो बचेंगे फिर आपकी ये 4-5 टूल्स बस, 3-4 टूल्स। इसीलिए मैं कह रही हूँ उसमें इतना देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी कि हम लोग 4-4 घंटे में बैठ रहे, तो आपकी हार्डली एक ही, अगर मैं 4 घंटे की दूँ ना तो ये एक ही क्लास में डन हो सकता है मेरा। बिकॉज हम लोग, क्योंकि डॉकर इमेज बनाने में क्या ही है, आपने जस्ट इमेज उठाई, ये कंटेनर लॉन्च कर दिया, और उसमें क्या ही करें हम, है ना। डॉकर फाइल मैंने लिखी, एक इमेज बन गई, और उस इमेज से मैंने कंटेनर बना दिया, उसमें मैं क्या ही दिखाऊं फिर आपको इतना। उसके कंपोनेंट्स भी आपके हार्डली, अगर आप आज भी अभी भी गूगल पे भी सर्च करोगे ना, उसके कंपोनेंट्स भी आपको हार्डली दिखेंगे। इवन उसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाओ, वो भी बता देगा इतने ही टॉपिक्स है उसके अंदर, लास्ट टॉपिक आपका डॉकर कंपोज आ जाता है बस। जेनकिंस के अंदर अगर हम बात करें, तो जेनकिंस में देखो प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट आपका 2-2 घंटे तक का चलता है, तो वो इस वजह से थोड़ा लंबा कोर्स हो जाता है ना। बाकी गिट हो गया, डॉकर हो गया, आपकी गिट सब छोटे छोटे टूल्स है। क्लियर है ना सबको आज की क्लास? किसी को कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी सबको सब क्लियर है? गौरव और सुशांत, आप लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। देखो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करो ताकि मुझे भी अपनी साइड से लगे ना आपको क्लियर है। सुशांत आपको? हाँ जी, अब आगे कुछ कहना है आपको? हाँ जी। हम्म। क्यूबिनिटीज और एडब्ल्यूएस तो देखो आपके संजय सर हैंडल करते हैं, बाकी जो टूल्स हैं वो आपके अदर्स ट्रेनर्स हैंडल करते हैं, लाइक डॉकर हो गया आपका, जेनकिंस हो गया, गिटहब हो गया, वो मैं हैंडल करूंगी, बाकी के बच्चे आपके अदर टूल्स कोई और हैंडल करेगा। ठीक है। लिनक्स आपका चल रहा है नहीं चल रहा साइड बाय साइड? लिनक्स नहीं चल रहा तो हाँ आप लिनक्स ले सकते हो, मैं उसका अगर आप बात कर सकती हो ऑल्टरनेट क्लासेस में कर सकते हो, बिकॉज उसका भी न्यू बैच अभी स्टार्ट होगा, तो उसी में आप फ्रेश बैच में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। चलो फिर हम लोग आज यहीं पे क्लास वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी 2-2 आवर्स की रहेगी, और उसमें हम लोग ये सारे कंपोनेंट्स कवर अप करेंगे जो करके। ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं आज ही अपलोड कर दूंगी, जहां पे आपकी पहले की रिकॉर्डिंग्स चलती होंगी वहीं पे, नहीं तो मैं जहां पे रिकॉर्ड करूंगी आपको मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगी, विद इन 15 to 20 मिनट्स। ओके। चलो ठीक है, ओके बाय एवरीवन।